नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां और अर्गेशन अस्पताल का निरीक्षण किया है और इसी के साथ साथ अस्पताल में सुविधाओं को चेक किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं। अधिकारियों को इसके लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। मरीजों को तुरंत उपचार मिले, जिलाधिकारी का ये बड़ा बयान सामने आया है और इसी तरह की किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मरीजों के उपचार के लिए अब लगातार सुविधाओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया गया है। देहरादून से ये खबर बता रहे हैं, जहां पर अस्पताल में सुविधाओं को चेक किया गया है। जिलाधिकारी ने इसके साथ साथ सख्त निर्देश दिए हैं, जरूरी निर्देश भी दिए हैं कि मरीजों को जो उपचार है वो तुरंत मिले और इसी के साथ साथ किसी भी तरह की कोई भी जो है ढिलाई ना किया जाए और जो मरीज है उन्हें जो भी सुविधा है वो तत्काल दिया जाए। देहरादून से ये जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जिलाधिकारी ने अब जो है सख्ती बरतते हुए निरीक्षण किया है, अस्पताल का निरीक्षण किया है, जरूरी दिशा निर्देश भी दिया गया है। तमाम कर्मचारियों से बातचीत की है, औचक निरीक्षण करते हुए दिशा निर्देश दिया है कि जो भी मरीज है, जो भी अस्पताल में अपने इलाज के लिए आते हैं, उनको जो जरूरी सुविधा है वो मुहैया कराई जाए, किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए, समुचित उपचार की व्यवस्था की जाए। तो देहरादून से देखिए, ये जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया है, जहां पर और अनेशन अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। अस्पताल की सुविधाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिया है और इसी के साथ साथ कहा है कि जो भी उपचार के लिए यहां पर मरीज आते हैं, सबकी जो है समुचित उपचार की जाए। इलाज में जो भी सुविधा है वो सुविधा जो है मरीजों को जो है उपचार दिया जाए, मुहैया कराया जाए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, कर्मचारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ सख्त निर्देश देते हुए भी आ रहे हैं नजर कि किसी भी मरीज को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया है। सर्वप्रथम मैं एमईए को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस इनिशिएटिव के लिए और ये जो विदेश संपर्क आउटरीच प्रोग्राम आपने उत्तराखंड में आयोजित किया, ये निश्चित रूप से राज्य सरकार के सेंसिटाइजेशन के लिए और विशेष रूप से जो हमारे प्रवासी बंधु हैं, उत्तराखंड के बहुत सारे डायस्पोरा हैं जो विभिन्न देशों में कार्य कर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि आज उनमें से कुछ लोग हम लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े भी हैं। उन सब का भी इस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और जैसा कि अभी आपसे चर्चा हुई थी, उत्तराखंड ने प्रवासियों की सुविधा के लिए एक प्रवासी प्रकोष्ठ भी बनाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको प्रवासी बोर्ड गठित करने का भी एक आदेश दिया है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और एमईए ऑफिसर्स के साथ ये जो संवाद हम लोगों का आज होगा, ये निश्चित रूप से सभी के लिए बहुत लाभदायक होगा। जो मेन इश्यूज हैं जिसपे आपने आज टेक्निकल सेशंस भी रखे हैं, इसमें जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो करने हैं, उसके बारे में हम लोग आपसे काफी कुछ सीखेंगे। और हमारी जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं उनको भी, उनके लिए भी सेंसिटाइजेशन हो जाएगा। सेफ एंड लीगल माइग्रेशन, दिस इज अ ग्रेट कंसर्न स्पेशली फॉर द यंग पीपल who are looking for better opportunities abroad. Secondly, the marital disputes. I think it is a very, very sad chapter that, there are people who marry somebody in India and then they leave that wife and they go abroad and they marry again, or they already have wives in some other countries and they come here only to take the dowry from here. That is a sad kind of thing on our society. And we do have a very few cases like this here. I think Punjab and all, there are more cases like that. Uttarakhand also has a few such cases which are being taken up by our police headquarters. देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर अब मदरसा बोर्ड सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। प्रदेश में लगातार संचालित हो रहे अवैध मदरसे हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। पिछले दिनों देहरादून में राज्य बाल आयोग की टीम ने आजाद कॉलोनी में चल रहे मदरसे का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला।
इसी के साथ साथ बच्चों को अव्यवस्था में रखा हुआ था। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। क्यों नहीं कराना चाहिए? ये तो क्यों नहीं कराना चाहते? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी है कि जिसे छुपाना चाहते हैं। अगर आपको ये कहा जा रहा है अपना हिसाब किताब सही रखिए, ये तो सरकार आपको हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है। ये सेकुलर सरकार, हमारी भारतीयों की सरकार, ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है, न मुगलों की सरकार है न अंग्रेजों की सरकार। ये उसके लिए हमारी कितनी सहूलियात दी जा सकती है सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबको देती है। और वहीं एसजीएसटी संग्रहण के मामले में उत्तराखंड नया आयाम स्थापित कर रहा है। 2024 में माह अगस्त तक राज्य कर विभाग द्वारा 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व संग्रहण किया गया, जो कि गत वर्ष इसी अवधि के सापेक्ष 14% अधिक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल मार्गदर्शन में विभिन्न विभागों का प्रयास रहा है कि राज्य के राजस्व अर्जन में बढ़ोतरी की जाए, जिसके के साथ इसमें राज्य कर विभाग का अहम भूमिका निभा रहा है। प्रदेश में एसजीएसटी संग्रहण से राजस्व वृद्धि पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए टैक्स चोरी करने वालों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। बिल लाओ, इनाम पाओ जैसी याचनाओं के जरिए आम भोक्ता को एसजीएसटी के संबंध में न केवल जागरूक किया जा रहा है, बल्कि इससे कर चोरी रोकने में भी मदद मिल रही है। तो देखिए, एसजीएसटी के मामले में अब नया जो मुकाम वो आया है, नया आयाम आने के बाद से पिछले साल से ज्यादा राजस्व का संग्रहण के बारे में भी चर्चा हो रही है। वहीं अब इसमें जो है राज्य कर विभाग का एक अहम भूमिका जो है निभाता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भी आपको देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है, जहां पर टैक्स को लेकर तमाम रणनीति बनाई जा रही है और इसी के साथ साथ जो टैक्स पेयर है उनको किस तरह से टैक्स पे कर रहे हैं और इसी के साथ साथ एसजीएसटी की भी चर्चा की गई है। यहाँ पर तमाम रणनीतिकार है, तमाम जो है एक तरह से कहें तो यहाँ पर वो तमाम पैनल बैठा हुआ है जो कि टैक्स को लेकर तमाम रणनीति बनाता हुआ नजर आए और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल से ज्यादा का राजस्व संग्रहण हो, इस बात पर ही ज्यादा चर्चा की जा रही है, जोर दिया जा रहा है। तो वही अब राज्य कर विभाग का है वो एक अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर बात राजस्व संग्रहण की बात कर ले तो पिछले साल से ज्यादा जो है संग्रहण इस वक्त होता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसमें अहम भूमिका भी जो है टैक्स विभाग की होती हुई नजर आ रही है। एसजीएसटी के मामले में अब नया आयाम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टैक्स पेयर जो होते हैं वो भी एक तरह से देश की नींव होते हैं, देश के आर्थिक विकास की नींव होते हैं और इस तरह से टैक्स को लेकर तमाम रणनीति बनाना एक जो है सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका भी हो जाती है। और इसके मद्देनजर अब ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है जिसमें टैक्स को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, नगर निगम देहरादून ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बार बार जागरूक करने और चेतावनी देने के बावजूद भी कई लोग जगह जगह कूड़ा फेंक रहे हैं और ऐसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए निगम की ओर से जगह जगह पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। जी हां, नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि खुले में कूड़ा फेंकने वालों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर सीसीटीवी लगाए गए हैं। देखिए, हम लोगों ने जब से बिग फ्री सिटी किया है 31 जनवरी 2024 से, उसके पश्चात ये देखा गया कि लोगों के द्वारा जो है उन स्थानों पे जो है बार बार जो है अपना जो है अपशिष्ट जो है उन्हें निस्तारित किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए पहले लोगों को आईसी दी गई, फिर उसके बाद कई और माध्यमों से भी जागरूक करने की कोशिश की गई, परंतु नियमित रूप से जो है वहां पे अपशिष्ट फेंका जा रहा था, जिस कारण से शहर में गंदगी फैल रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए जो है सीसीटीवी जो है अभी 10 स्थानों पर चिन्हित करके लगाए गए हैं और उन सभी स्थानों पर जो है सफलतापूर्वक जो है निगरानी की जा रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है तथा अपशिष्ट जो है अब सीधे सीधे कूड़ा वाहनों में लोग दे रहे हैं, जिससे कि काफी हम लोगों ने कंट्रोल किया है उन स्थानों को।
और खबर काशीपुर से है, जहां पर घर में काम करने वाली मेड ने आभूषण चोरी किया है। जी हां, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा किया है। वही घटना के लगभग 8 माह बाद प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने टीम गठित कर जांच पड़ताल में कामयाबी हासिल की है। बता दें, घटना का खुलासा करते हुए एएसपी अभय सिंह ने बताया है कि आरोपी सोने के आभूषणों को बेचने जा रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उक्त आभूषण कब्जे में ले लिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर चोरी का मामला सामने आया है। चोरी के मामले में मेड समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये जो पूरा चोरी का मामला है, ये अब उजागर हुआ है, लेकिन चोरी जो थी वो 8 महीने पहले हुई थी। एसएसपी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है और अब जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है मेड समेत, और जो है सामान है उसकी भी देखिए बरामदगी की गई है। इस बात की जानकारी एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी है। और इसी के साथ साथ एक तरह से कहे तो पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है, क्योंकि 8 महीने पहले हुई चोरी का खुलासा अब हुआ है, जिसके बाद से इस मामले में मेड समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। और पूछताछ भी किया जा रहा है कि आखिरकार कितने जो है सामान चोरी किए गए थे, क्योंकि देखिए 8 महीने का जो वक्त होता है वो काफी लंबा होता है, और ऐसे में उन तमाम जो है चोरी किए गए सामान में से कितने इन्होंने खर्च किए, कितने बचे हैं, इस बात की भी जानकारी पुलिस ले रही है। लेकिन इस बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें चोरी के मामले में मेड समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 8 महीने पहले चोरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसका खुलासा अब हुआ है, जिस पर पुलिस ने अब इस मामले को दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो वही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। एसएसपी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस पूरे चोरी के मामले का भंडाफोड़ कर दिया गया है, जहां पर एक मेड समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये पूरा मामला 8 महीने पहले का बताया जा रहा है, जिसको अब उजागर किया गया है। अब ये पूरा मामला जो है खुलकर सामने आया है, पूरे मामले की अब खुलासा हुआ है, जिसमें बताते चले चोरी के सामान की भी जब्ती की गई है। पीड़िता है नीलम साठा जी, जो कि प्रकाश रेजिडेंसी में रहती है, प्रकाश इनके परिवार से जनवरी के महीने में, इसी वर्ष जनवरी के महीने में इनके परिवार से कुछ गई थी और ये लोग जान नहीं पाए थे। बाद में काफी दिनों बाद बहुत से जब वार्ता की गई तो दोनों ने अनिश्चितता जताई और पूरा घर भी सर्च करने के बाद कोई भी ज्वेलरी नहीं मिली। तब ये आकर के और कपूराताल पुलिस चौकी में सूचना दी अभी इसी महीने में। उस सूचना को संज्ञान में लेकर के जो हमारे चौकी प्रभारी हैं विपुल जोशी, उनके द्वारा इसमें काफी गंभीरता से प्रयास किए गए, क्योंकि उस समय 9 महीना हो जाने की वजह से इसमें सीसीटीवी और अन्य टेक्निकल जो जानकारियां थी वो नहीं मिल पाई। मैम ने कहा बहुत दिलचस्प कहानी है, इसलिए सभी। और वही नीलकंठ के एक आश्रम में रहने वाले नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आश्रम के बाबा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने सीडब्ल्यूसी पौड़ी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की है। बाल कल्याण समिति के माध्यम से एक हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक नाबालिग बालक के द्वारा एक नीलकंठ क्षेत्र के अंतर्गत आश्रम में रह रहे बाबा के द्वारा इस बालक का यौन शोषण किया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इस बाबा को गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। साथ ही साथ बालक की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए बालक का मेडिकल परीक्षण करवाते हुए चाइल्ड केयर समिति के समक्ष अभी रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में होने वाले केदारनाथ उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। बीजेपी ने प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया है। अब आपको बताते चले कि आदित्य कोठारी ने कहा है कि केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा जल्द ही हो सकती है और ऐसे में संगठन को बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर जो है टीम गठित की गई है और जल्द ही टीम केदारनाथ जाकर वहां की छोटी छोटी समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए और इसी के साथ साथ कार्यकर्ताओं को किस तरह से चुनाव में काम करना है, इसको लेकर रणनीति तैयार करेगी। आदित्य कोठारी ने कहा है कि केदारनाथ में कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस को दिया जाएगा।
सितंबर के आसपास उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा हमारी विधायक शैला रानी राउत जी के निधन के पश्चात खाली हुई है और यथाशीघ्र संभावना है कि वहां के चुनाव की घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से संगठनात्मक स्तर पर पूरी तैयारी हमारी हो। हमारा बूथ स्तर तक का संगठन मजबूती के साथ में चुनाव के लिए तैयारी करे, इसके लिए वहां के लिए पार्टी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है। आप किससे हैं? जी देश न्यूज जी जी अभी बीच में 25 सितंबर के आसपास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बयान जारी करते हुए प्रदेश के सभी बीजेपी सांसदों से एक बड़ी मांग उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लिए की है। गोदियाल का कहना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट द्वारा सदन में पैनखंडा के लोगों को जो आरक्षण दर्जा मिला हुआ है उसके तहत केंद्र में भी आरक्षण मिलना चाहिए। महेंद्र भट्ट ने ये मांग सदन में उठाई और इसके लिए वे महेंद्र भट्ट का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन महेंद्र भट्ट केवल एक क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसलिए महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड के पूरे पर्वतीय क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग संसद में करनी चाहिए। यही आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर मानक तय है, संविधान में इसका उल्लेख भी किया गया है और उन मानकों के बाहर कोई भी निर्णय नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किन किन क्षेत्रों को ओबीसी और जातीय क्षेत्र घोषित करती है, इसके बाद ही केंद्र सरकार इस पर निर्णय करती है। संसद के निवर्तमान सत्र में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा में सदस्य श्री महेंद्र भट्ट जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। श्री महेंद्र भट्ट जी ने पैनखंडा को केंद्रीय स्तर पर भी, जो वर्तमान में राज्य के स्तर पर पैनखंडा को ओबीसी स्टेटस है, उस स्टेटस को केंद्रीय स्तर पर भी मान्य करने की बात कही। मैं श्री महेंद्र भट्ट जी के इस कथन का, उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। देखिए, ओबीसी के विषय को लेकर मानक तय है, संविधान में उल्लेखित है। उन मानकों से बाहर कोई निर्णय हो नहीं सकता। राज्य सरकारें किसी क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित करती है, कुछ जाति को ओबीसी घोषित करती है, उसके बाद ही केंद्र निर्णय करता है। जहां तक पैनखंडा क्षेत्र का विषय, मैंने राजस्थान विषय को उठाया और मुझे बताते। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। संकल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की जीएसडीपी में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर,
1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, संवर रही है तकदीर। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। कुछ समय पहले केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा के चलते मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा स्थगित हो गई थी, जिसे अब कांग्रेस पार्टी दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रही है। और इस बात को लेकर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष शरण महारा ने कहा है कि केदारनाथ क्षेत्र के प्रशासन से लगातार संपर्क किया जा रहा है और जैसे ही केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग बन जाएगा तो जहां से यात्रा स्थगित हुई थी वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। अनुकूल स्थितियां अनुकूल में परिवर्तित होंगी और वहां का प्रशासन से हम लोग संपर्क में हैं। जैसे मार्ग बन जाएगा पैदल मार्ग, क्योंकि पैदल जाके ही जल चढ़ाने की बात हम लोगों ने संकल्प लिया है, तो हम इसको दोबारा से जहां हमने इसको रोका था, स्थगित किया था, वहीं से आगे की यात्रा पुनः प्रारंभ होगी। और मुझे लगता है 10, 11, 12 में से कोई डेट ऐसी निकलेगी, तब तक मुझे लगता है कि मार्ग जाने लायक शायद बन जाएगा और हम इस यात्रा को कंप्लीट करेंगे। और आगे बढ़ते जहां उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के बम्पर तबादले किए गए हैं और पुलिस मुख्यालय स्तर पर दायित्व में भी बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें, मणिकांत मिश्रा को उधम सिंह नगर का एसएसपी बनाया गया है। आयुष अग्रवाल टिहरी के एसएसपी बने हैं। श्वेता चौबे को सेना नायक आईआरबी की जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ ही अपर्णा यदुवंशी को सेना नायक एसडीआरएफ की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश सरकार निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी करने में जुटी हुई है और पूरी तरह से जुट चुकी है। बात करते हैं ग्राम पंचायत में परिसीमन की, तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। सभी 13 जनपदों में परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका है और इस विषय को लेकर विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने कहा है कि पंचायत पुनर्गठन और परिसीमन 2024 के निर्वाचन का कार्य पूरा कर लिया गया है और जिसमें इस बार 50 नई ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, तो वहीं 13 ग्राम पंचायत को समाप्त किया गया है। पंचायतों के परिसीमन पुनर्गठन की प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो चुकी है 2024 के निर्वाचन के लिए। इस बार कुल 50 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है और 13 ग्राम पंचायतों को समाप्त किया गया है। इस तरह से कुल 37 नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई हैं। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उस समय हमारे पास 7,795 ग्राम पंचायतें थी, जो बढ़कर अब 7,832 हो गई हैं। इसमें हरिद्वार भी इंक्लूड है टोटल ग्राम पंचायतों की संख्या में। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।